नमस्कार, 11 बजे की 11 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अमित रावत और बुलेटिन में बात सबसे पहले ब्रिटेन की, जिसको आज नया प्रधानमंत्री मिल गया है। ये एक महिला है। जी हां, थेरेसा मे ब्रिटेन की नई पीएम बन गई हैं। 26 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई महिला ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। थेरेसा से पहले इस पोस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला मार्गरेट थैचर थी। थेरेसा ने पद संभालते ही कहा कि बड़े फैसलों में हम सिर्फ जनता की सुनते हैं और जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें जनता का हित ही देखा जाएगा। I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government, and I accepted. In David Cameron, I follow in the footsteps of a great modern Prime Minister. Under David's leadership, the government stabilised the economy, reduced the budget deficit, and helped more people into work than ever before. But David's true legacy is not about the economy, but about social justice. From the introduction of same-sex marriage to taking people on low wages out of income tax altogether, David Cameron has led a one-nation government, and it is in that spirit that I also plan to lead. Because not everybody knows this, but the full title of my party is the Conservative and Unionist Party. And that word unionist is very important to me. It means we believe in the union, the precious, precious bond. तो थेरेसा मे जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं, वो बता रही हैं डेविड कैमरन ने किस तरीके से उनके लिए सत्ता छोड़ी है। ये वो बता रही थी और कह रही थी कि अब से कुछ देर पहले वो क्वीन एलिजाबेथ से मिलकर आई हैं, जिन्होंने अब नई सरकार बनाने के लिए कहा है और वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस नई सरकार की प्रधानमंत्री वो होंगी। दो तस्वीरें आपके सामने। थेरेसा कल शपथ लेंगी और क्वीन एलिजाबेथ से वो मिली, और इससे पहले डेविड कैमरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट को छोड़ते हुए अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ, बड़ा भावुक कर देने वाला यह क्षण था जब डेविड कैमरन ने विदाई ली और अपना विदाई भाषण उन्होंने दिया। थेरेसा मे ने कहा कि एक नए ब्रिटेन को वो बनाएंगी, नए ब्रिटेन को मजबूत बनाने का काम उनकी सरकार करेगी। ब्रेक्जिट के बाद से बड़ी चुनौतियां हैं ब्रिटेन के सामने। अपने आप को पूरे यूरोप में किस तरीके से ब्रिटेन अपना दबदबा कायम रखेगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी थेरेसा मे के सामने। कल उन्हें शपथ लेनी है और 26 साल के बाद ये ऐसा मौका है कि ब्रिटेन को कोई महिला प्रधानमंत्री मिली हो। Desertion has increased and the flow of Jeremy Corbyn. I will miss the barbs from the opposition. और इससे पहले डेविड कैमरन ने जब ब्रिटेन की संसद में अपना विदाई भाषण दिया था, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से उन्हें विदाई दी गई। सभी जो सांसद थे उन्होंने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया डेविड कैमरन को। Its finances have been hit. More than 25,000 Daesh fighters have now been killed. Desertion has increased and the flow. Jeremy Corbyn. I will miss the barbs from the opposition. और अब देखते हैं 11 बजे की बाकी बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की नबाम टू की सरकार को बहाल कर दिया है। अदालत ने राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अरुणाचल में राज्यपाल ने 9 दिसंबर के बाद जो फैसले लिए वो असंवैधानिक थे और प्रदेश में 15 दिसंबर से पहले की स्थिति लागू हो।
ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य की सरकार बहाल की है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को लोकतंत्र के मायने समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। अदालत के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। टुकी ने दावा किया कि उन्हें 60 में से 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। We have an absolute majority. We have 47 MLAs out of 60. वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी कॉपी पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया देगी। We will study the judgment in detail, go through its implication, then we will be able to make some structured comment. कश्मीर के ज्यादातर जिलों में 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। अलगाववादियों ने बंद को 2 दिन और बढ़ा दिया है। कश्मीर में हिंसा में मरने वालों की संख्या 34 हो चुकी है, जबकि 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने जम्मू में हमले का अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने लश्कर को जम्मू पर हमले का निर्देश दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी शोपियां से हथियार जम्मू भेजने की फिराक में हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मान्यता रद्द कर दी है। AIMIM आय और फंड से जुड़ी जानकारियां नहीं दे पाई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे तरफ से कुछ लैप्सेस हुई हैं। हम उस टाइम पर वो तमाम चीज़ें उनको नहीं पहुंचा सके। अब हम दे देंगे, अपील करेंगे। AIMIM समेत महाराष्ट्र में 191 दलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस फैसले के बाद ये पार्टियां BMC चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अगर ये पार्टियां नगर निकाय चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दक्षिण सूडान में फंसे 300 भारतीयों के रेस्क्यू के लिए विदेश राज्य मंत्री VK सिंह कल 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान लेकर रवाना हो रहे हैं। इस एयरलिफ्ट को ऑपरेशन संकट मोचन नाम दिया गया है। दरअसल दक्षिण सूडान में चल रहे गृह युद्ध में 300 भारतीय वहां की राजधानी जूबा में फंस गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने VK सिंह के दक्षिण सूडान जाने की पुष्टि की है। साउथ सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेरे सहयोगी जनरल VK सिंह करेंगे। ऑपरेशन में VK सिंह के साथ सेक्रेटरी अमर सिन्हा, जॉइंट सेक्रेटरी सतबीर सिंह और डायरेक्टर अंजनी कुमार होंगे। इससे पहले मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने जुबा में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुजारिश की थी। मैम, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए मैं तेज कार्रवाई की गुजारिश करता हूं। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। सुषमा स्वराज ने अक्षय कुमार के ट्वीट पर फौरन एक्शन दिया और विदेश राज्य मंत्री VK सिंह को जुबा में फंसे 300 भारतीयों के एयरलिफ्ट की कमान सौंपी। इमरान मसूद को यूपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास के नाम पर देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इमरान मसूद जैसे जहरीले जुबान वाले नेताओं का सहारा ले रही है। इमरान मसूद, उनकी जहरीली जबान को सबने सुना, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने की बात कह रहे थे। ऐसे लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने इमरान मसूद का बचाव करते हुए बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की याद दिलाई। आपको इमरान मसूद का नाम बहुत याद है। एक विवादित बयान उन्हीं ने। आपको योगी आदित्यनाथ का कोई बयान विवादित नहीं लगता। इमरान मसूद सहारनपुर दंगों के आरोपी हैं। 2014 के चुनाव के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। गोधराकांड के आज एक और आरोपी इमरान बटुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान को पुलिस ने महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार किया। जो हमारे सिटी क्राइम के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लगे थे, वो अलग अलग जगह पर उन्होंने रेकी भी की थी और आरोपी को अभी पकड़ लिया गया है और मालेगांव से वो पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इमरान बटुक के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। इमरान बटुक 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगी में आग लगाने वालों में से एक था। इस कांड का मुख्य आरोपी फारूक भाणा मई में गिरफ्तार किया गया था। अब भी 9 आरोपी फरार हैं। इस्लाम का विवादित उपदेशक जाकिर नाइक कल स्काइप के जरिए खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देगा। हालांकि जाकिर के वकील ने साफ किया है कि वो इस साल भारत नहीं लौटेगा। इस वक्त वैसे भी उनका जो ओरिजिनल शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक वो जो है इंडिया में अगले साल आने वाले थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जाकिर नाइक का बचाव करते हुए कहा है कि जाकिर नाइक का मीडिया ट्रायल हो रहा है।
जाकिर नाइक साहब के लिए जो मीडिया ट्रायल जो चल रहा है साहब, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कितने बड़े उनका क्या ऐसा हो रहा है। हमारा ये है, अगर इतना बड़ा अगर मामला है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्यों सो रही है? केंद्र सरकार ने कहा है कि जाकिर नाइक को जांच से क्लीन चिट देना ठीक नहीं है। जांच एजेंसियां उस बारे में जांच कर रही हैं। उसमें कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है, ये क्लीन चिट देने वाला कोई नहीं होता। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ठुल्ला का मतलब बताने को कहा है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल बताएं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। ट्रायल कोर्ट ने 14 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, ठुल्ला शब्द डिक्शनरी में नहीं है। आप किसी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। कोर्ट को बताने के लिए तैयार रहिएगा। पिछले साल केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस के जवानों को ठुल्ला कहा था। कैबिनेट ने आज पीएसयू कंपनी एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में 15% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी। कंपनी के 15% शेयर 1706 करोड़ रुपए में बेचने के फैसले पर मोहर लग गई। एनबीसीसी में हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने एफपीओ यानी फोन ऑन ऑफर लाने को मंजूरी दी है। फिलहाल सरकार की कंपनी में 90% हिस्सेदारी है। सरकार ने एनबीसीसी को 2012 में लिस्ट किया था। फैसले के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट देखी गई। 2016-17 में सरकार का पीएसयू कंपनियों में हिस्सा बिक्री के जरिए 56,500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। दक्षिण चीन सागर पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद बौखलाई चीन ने अब विवादित इलाके पर एयर डिफेंस जोन बनाने की बात कही है। यानी बिना उसकी इजाजत वहां से गुजरने वाले किसी भी विमान के खिलाफ चीन आक्रामक रुख अपना सकता है। चीन के उप विदेश मंत्री लियू झेमिन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले से दक्षिण चीन सागर पर उसके अधिकार पर फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले चीन ने 2013 में जापान से तनाव के बाद पूर्वी चीन सागर में भी एयर डिफेंस जोन किया था। वहीं चीन के बाद ताइवान ने भी इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। ताइवान ने अपने दावों को मजबूत करने के लिए दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत भेजा है।